हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकू क्लासेस। ओकू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप देखा था और आज इस क्लास में हम इंडिया भूटान रिलेशनशिप शुरू करने वाले हैं। इंडिया भूटान रिलेशनशिप काफी एक तरीके से समृद्ध रिलेशनशिप को दर्शाता है, जो काफी हिस्टोरिकल है और काफी क्लोजनेस है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों का साझा इतिहास है, दोनों देशों की साझी संस्कृति है। कल्चरल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे भी दोनों देश काफी एक दूसरे पर डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, क्लोज है। और भारत और भूटान के बीच में ये जो संबंध है, इनकी अगर आप पृष्ठभूमि देखोगे तो वो काफी पुरानी है। इतिहास में आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखो, आप भूटान की लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज भूटान in this map, and this is a China occupied तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से ये तीन तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडियन स्टेट जो है सिक्किम है। ठीक है, और ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। इसकी जो सामरिक लोकेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। एंड दिस इज ए बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इस दृष्टिकोण से इसका काफी सामरिक महत्व है। और जो हमारा रिलेशनशिप है भूटान के साथ, वो बेसिकली 1907 में आप मान सकते हो कि 1907 में एक ट्रीटी ऑफ पुंखा हुआ था। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ पुनाखा, जो ब्रिटिश इंडिया, उस समय पे जो ब्रिटिश इंडिया थे उसके द्वारा किया गया था। और इसमें भूटान को 1907 नहीं है, सॉरी, ये 1910 है। भूटान को एक प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में, ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया था। मतलब भारत ब्रिटिश इंडिया का एक संरक्षक, भूटान ब्रिटिश इंडिया का एक संरक्षक स्टेट बन गया था। ठीक है, और उसके बाद से जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो भूटान के साथ ही एक फिर से उस संधि को आगे बढ़ाया गया और 1949 में एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है, और इसके तहत भी वही सारी सिचुएशंस आगे जारी रही। और उसके बाद से 1972 में एक प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में भी 1949 के बाद से भी भूटान बना रहा। 1972 में क्या हुआ था, 1972 में ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें भूटान को भारत से ट्रांजिट रूट देने की बात करी गई और वो ट्रेड करने के लिए बोला गया। 2007 में ये 2049 की ट्रीटी है, उसको रिन्यू किया गया, इसकी समीक्षा की गई। ठीक है, और भूटान को और ज्यादा ग्रेटर राइट्स दिए गए, ताकि वो दूसरे दूसरे के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा स्वतंत्रता के साथ संचालित कर सके। तो ये इंडिया भूटान का एक तरीके से हमने हिस्टोरिक रिलेशनशिप देखने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 1968 में भारत भूटान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बेसिकली स्थापित किए गए थे, जब पहली बार इंडिया का जो है एक स्पेशल ऑफिस थिम्पू में स्थापित किया गया था। उसके पहले जो भारत और भूटान के बीच संबंध थे, उसका संचालन सिक्किम में जो पॉलिटिकल ऑफिस था वहां से किया जाता था। और जो भारत और भूटान के संबंधों का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो कहाँ से आता है, जो अभी हमने बात किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो 1949 में साइन किया गया था और 2007 में जिसको रिवाइज किया गया था। इस ट्रीटी के तहत जो है भारत और भूटान के जो संबंध है उसका एक ढांचा निकल के आता है, एक फ्रेमवर्क निकल करके आता है, जिस पर ये दोनों देशों के बीच में संबंधों का संचालन किया जाता है। भूटान जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, भारत भूटान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो एक तरीके से विन विन अरेंजमेंट की व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें भारत को भी भूटान से फायदा होता है, भूटान को भारत से भी फायदा होता है। अभी हम इसको देखेंगे हाइडल पावर प्रोजेक्ट में कैसे भूटान को भी और इंडिया को भी, दोनों को फायदा हो रहा है। तो जो ये इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ये सिर्फ जो है जो हमारे रिलेशनशिप है उसका कंटेम्परेरी नेचर ही डिफाइन नहीं करती है, नहीं दिखाती है, बल्कि ये जो है एक फाउंडेशन बनाती है हमारे जो फ्यूचर के डेवलपमेंट्स होंगे, फ्यूचर के जो रिलेशंस होंगे 21st सेंचुरी में, उसके लिए भी एक फाउंडेशन निर्मित करती है। अभी 2018 में, पिछले 2018 में जो हमारा रिलेशनशिप था
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशनशिप का एक गोल्डन जुबली मनाया गया था दोनों देशों के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें भूटान और इंडो भूटान ट्रीटी की, जो पीस ट्रीटी और फ्रेंडशिप ट्रीटी है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं कि 8 अगस्त 1949 को भूटान और इंडिया के बीच में ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, और ये दोनों देशों के बीच में शांति और नॉन इंटरफेरेंस पे बेसिस ट्रीटी थी। दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहे, ठीक है, और दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस पर आधारित थी। नॉन इंटरफेरेंस का जो हमारा प्रिंसिपल है वो कहाँ से आता है, हमारी जो पंचशील है वहां से निकल करके, पंचशील से निकल करके आता है। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस का जो था, और इंडिया जो है वो इस बात पे भूटान सहमत हुआ इस ट्रीटी के तहत कि इंडिया उसको उसकी विदेश नीति में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ठीक है, और दोनों देश एक दूसरे से विदेश और रक्षा संबंधों पर सलाह मशवरा कर करके ही कोई काम करेगा भूटान। ठीक है, ये इस ट्रीटी के तहत जो है फ्री ट्रेड और एक्स्ट्राडिशन प्रोटोकॉल्स भी लागू किए गए थे दोनों देशों के मध्य। जो कुछ स्कॉलर्स थे वो उनका मानना था कि जो ट्रीटी है वो भूटान को एक तरीके से प्रोटेक्टेड स्टेट बना देती है, लेकिन जो प्रोटेक्टोरेट होते हैं वो भूटान नहीं है। क्यों? क्योंकि भूटान ने जो है अपना पावर का यूज करना जारी रखा, और जो उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसका वो प्रयोग करता रहा। आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं, जो ये वांगचुक हैं और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दोनों देशों ने मिल करके इस ट्रीटी को साइन किया था। और इंडिया वांगचुक नेहरू फ्रेंडशिप जो है कई सारे के नाम पे कई सारे योजनाएं भी दोनों देशों के बीच में चलती हैं, जैसे कि नेहरू वांगचुक स्कॉलरशिप, ठीक है, नेहरू वांगचुक कल्चरल सेंटर, इस तरीके की एक्टिविटीज भी होती हैं दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को एनहांस करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। अभी जो नई ट्रीटी हुई थी 2007 में, उसके जो है तहत 1949 की जो ट्रीटी थी उस पर समीक्षा की गई उसकी, और उसको फिर से रिप्लेस कर दिया गया। कुछ नए प्रोविजंस इसमें डाले गए थे, और इसमें क्या किया गया कि अब इंडिया गाइड तो करेगा भूटान को, लेकिन जो भूटान है वो अपनी जो संप्रभुता है उसका ज्यादा प्रयोग करेगा, और उसके तहत वो इंडिया के परमिशन की उसको जरूरत नहीं है, और वो अपने दूसरे देशों के साथ हथियारों का व्यापार कर सकता है। पहले था कि पहली ट्रीटी में कि भूटान बिना भारत के परमिशन के हथियार नहीं खरीद सकता था, लेकिन दूसरी ट्रीटी में ये इसको बदल दिया गया, और उसको ग्रेटर एक तरीके से राइट्स दिए गए, जो सॉवरेंटी है उसको और भी इनहेंस किया गया, और उनको दिया गया कि आप जो है अब आर्म्स डील भी कर सकते हो दूसरे देशों के साथ। भारत ने 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भूटानी स्टेट के लिए अलाउज कर रखे हैं दोनों देशों के बीच में। ठीक है, जबकि जो पीपुल्स रिपब्लिक चाइना है उसको छोड़ करके बाकी सारे देशों के लिए जो है इंडिया ने 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भूटान के लिए अलाउ कर रखे हैं। ठीक है, इंडिया हैज एग्रीड टू डेवलप एंड इंपोर्ट मिनिमम 10,000 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान बाई 2021। 2021 तक 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भारत भूटान से खरीदेगा, ऐसा इस बात पे दोनों देशों के बीच में सहमति बनी हुई है। भूटान का भारत के लिए क्या महत्व है? एक तो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, आप देखोगे कि भारत के जो 4 स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर्स लगते हैं भूटान से, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इनके बॉर्डर्स अरुणाचल प्रदेश से लगते हैं, जैसा कि हमने मैप में देखा था। ठीक, ये एक हिमालयन कंट्री है जो भूटान है। तो भूटान जो है भारत और सॉरी चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में एक बिहेव करता है, मतलब बफर स्टेट के रूप में है। और जो भूटान के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर की, वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना, जो भूटान का वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे डोकलाम का इशू है। डोकलाम एक डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे, जहां पे कुछ समय पहले 2017 में आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के साथ जो है चाइना का एक तरीके से गतिरोध उत्पन्न हो गया था। सीमा पे स्टैंड ऑफ शुरू हो गया था। तो इसलिए वेस्टर्न रीजन को काफी
प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न रीजन पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहां पे पाकिस्तान चाइना की एक्टिविटीज काफी कंट्रोवर्शियल है। तो वेस्टर्न जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण रखती है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो भूटान भारत को एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है जो भारतीय वस्तुएं हैं उनके लिए। इसी के साथ जो है एक तरीके से एक इंडियन जो इन्वेस्टमेंट है उसको उसके लिए भी वो एक बढ़िया डेस्टिनेशन है। वहां पे इंडिया जो है हाइडल पावर में काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि भूटान इज रिच सोर्स ऑफ द हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का रिच सोर्स है, क्योंकि वहां पे जो पन बिजली परियोजनाएं हैं काफी अच्छे से काम करती हैं वहां पे, क्योंकि नदियां काफी ऊंची ऊंची ऊंचाई से गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हाइड्रो पावर काफी स्ट्रांग है। अगर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट की बात करें तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट भी काफी महत्वपूर्ण है इंडिया के। अगर एक भूटान अनस्टेबल स्टेट बन जाता है तो इससे इंडिया के जो सॉरी एंटी इंडियन एक्टिविटीज हैं, जो एंटी इंडियन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो वहां पे काफी एक्टिव हो जाएंगे और वो भूटान की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए भूटान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफी जरूरी है। 2008 में आपने सुना होगा कि जिनमें खेसर नामक ग्याल जो वहाँ के शासक थे, राजा थे, ठीक है, जब उनको ये लगा कि यहाँ पे लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी को लेकर के लोगों के बीच में थोड़ी जागरूकता आ रही है, सुगबुगाहट हो रही है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी इंडिया में सॉरी भूटान से राजतंत्र को समाप्त कर दिया और वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्शन करवाने की बात की और वहां पे डेमोक्रेसी को शुरू किया गया। तो अभी तक जो है वहां पे 3-4 चुनाव हो चुके हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, और काफी स्थिति काफी सही है वहां पे डेमोक्रेसी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार कर लिया था। भूटान भारत के लिए स्पेशल क्यों है? स्पेशल है तभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, जो पहली बार उन्होंने जब ऑफिस संभाला था पीएमओ, तो सबसे पहले वो भूटान गए थे। भूटान की ये महत्ता को दर्शाता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री जब मोदी जी ने पहली बार अपनी सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान गए। इंडिया और भूटान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट पर डिपेंडेंट है। आप सोच सकते हो कि भूटान आज तक भूटान का चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश नहीं हो सका है। चाइना आज तक जो है कोशिश करता रहता है कि किसी भी तरीके से भूटान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश किया जाए, लेकिन वो इसमें अभी तक सफल नहीं हुआ है। भूटान ने चाइना के साथ बिल्कुल ही दूरी बना रखी है। जब से डोकलाम डिस्प्यूट चल रहा है और जिस तरीके की चीजें हैं, उससे भूटान बिल्कुल ही चाइना से दूर रहता है और उसका जो बेसिकली ट्रस्ट है वो इंडिया के ऊपर ही रहता है। ठीक है, भूटान और इंडिया के बीच में काफी नजदीकियां हैं। जो अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन 2018 में था उसका 50 ईयर्स मनाया गया था दोनों देशों के द्वारा। ठीक है, और भूटान का एक महत्व ये भी है कि भूटान भारत को कई सारे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पर उनकी सदस्यता लेने के लिए और वहां पे इंडिया के किसी तरह प्रस्तावित किसी मुद्दे को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक तरीके से भारत के लिए भूटान वोटिंग करता है वहां पे। इस दृष्टिकोण से भी भूटान भारत के लिए काफी स्पेशल है। अब जैसे छोटे छोटे जो देश होते हैं ना, आप सोचते होंगे कि ये जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, कैरिबियन या जो पैसिफिक ओशन में जो आइसलैंड्स हैं छोटे छोटे, वो अलग अलग देश के रूप में सॉवरेंटी मिली हुई है उनको। ठीक है, और ये यूएन जो महासभा है उसके भी सदस्य हैं। तो वहां पे अगर कोई प्रस्ताव लेकर के आ जाता है तो जो छोटे छोटे ये देश हैं तो ये बड़े बड़े देशों के साथ जुड़े होते हैं, किसी सपोर्ट में रहते हैं। तो ये वोट देने में काफी मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक अगर अमेरिका के पास कैरिबियन देशों का सपोर्ट है तो जो जितने देश हैं 10-15 जो भी देश हैं वहां पे वो वोट आसानी से अमेरिका को दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से पैसिफिक ओशन के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं उनका भी महत्व इस दृष्टिकोण से माना जाता है। मतलब वो एक तरीके से किसी बड़े देश को उसको सपोर्ट करने में इंटरनेशनल फोरम से रहते हैं। ऐसे ही भूटान जो है इंडिया को इंटरनेशनल फोरम पर सपोर्ट करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ भूटान एक ऐसा इंडिया के साथ सार्क का दूसरा देश है जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है
उसका पार्ट नहीं है। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भूटान ने उसमें हिस्सा नहीं लिया है, उसको स्वीकार नहीं किया है। बाकी जो सारे देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, सॉरी मालदीव, इन देशों ने जो है चाइना के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें खुद को शामिल कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ कोऑपरेशन। एरिया एरिया ऑफ कोऑपरेशन या सहयोग के जो क्षेत्र हैं उसमें ट्रेड सबसे पहले हम देखते हैं। ट्रेड, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 1972 में जो लागू किया गया था उसके तहत रेगुलेट किया जाता है, जो कि अभी 2016 में इसको रिन्यू किया गया था। हमने बात किया था इसके बारे में। और इसके तहत जो है एक फ्री ट्रेड रिजीम दोनों देशों के बीच में स्थापित की गई है, और दोनों ड्यूटी फ्री ट्रांजिट भी भूटानीज एक्सपोर्ट्स को प्रोवाइड कराया जाता है, जो थर्ड कंट्रीज है उसको। लाइक अगर भूटान चाहता है कि इंडिया की टेरिटरी को यूज करके, क्योंकि भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है और ये इस देश के साथ जो है ट्रेड करे, तो भूटान को ड्यूटी फ्री ट्रांजिट दिया गया है इंडिया के द्वारा। वो किसी थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड कर सकता है इंडिया से होते हुए, इंडिया के लैंड का यूज करके। ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि चाइना को इससे बाहर रखा गया है। सिर्फ चाइना के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाकी किसी भी कंट्री के, थर्ड कंट्री के साथ भूटान ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकता है इस ट्रांजिट एग्रीमेंट के तहत। तो ये ट्रेड के लिए, दोनों देशों के ट्रेड की जो लिए है, काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया तो भूटान का काफी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और जनवरी 2018 में जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है वो 4,318.59 करोड़ था। ठीक है, जो मेजर एक्सपोर्ट्स है इंडिया से भूटान के लिए वो है मिनरल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, whereas major items import from Bhutan is electricity, ferrosilicon and Portland cement। ठीक है, तो ये कुछ चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है भूटान को, और ये कुछ चीजें जो है भूटान इंपोर्ट करता है इंडिया को। दोनों देशों के बीच में ट्रेड का ये एक सिनेरियो है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक असिस्टेंट की, तो दोनों इंडिया और भूटान जो है दोनों एक दूसरे के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है वो काफी अग्रणी है, मतलब काफी आगे बढ़ चुकी है। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था भूटान का 1961 में, ठीक है, उस वहीं से इंडिया ने भूटान को फिनेंशियल सपोर्ट जो है देना शुरू कर दिया था। इंडिया ने उसको 4,500 करोड़ भूटान को उसके 12th 5 ईयर प्लान में दिया है। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान है भूटान का, उसके लिए इंडिया पैसे देता है। तो इस तरीके से जो इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप है वो काफी मल्टी फैसेट रिलेशनशिप है। वो सिर्फ जो है हाइड्रो पावर तक ही सीमित नहीं है, उसमें और भी चीजें हैं जो इंक्लूडेड है। कल्चरल एक्टिविटीज हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंट है, और उसके साथ जो है जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है दोनों देशों की, भूटान की भारत के लिए, उसके तहत भी ये रिलेशनशिप काफी महत्वपूर्ण है। ये मल्टीफेसेट, बहुआयामी जो है एक रिलेशनशिप है। अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर जो कि दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे इंडिया ने लगाया हुआ है भूटान में, तो उनसे जो सरप्लस होता है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको इंडिया खुद परचेस कर लेता है और भूटान को उसके बदले में रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, इस तरीके से भूटान के पास काफी पैसा होता जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में भूटान जो है उन कंट्रीज के जैसा, जो ऑयल रिच कंट्रीज है वहां पे जिस तरीके से वो एक तरीके से रिच कंट्रीज बनी हुई है, भूटान भी उसी लेवल पर रिच कंट्री बन सकता है। और इंडिया इसमें जो है वहाँ पे हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप करने में काफी की रोल प्ले कर रहा है। इंडिया जहाँ पे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पे इंडिया के बहुत सारे लोग मैकेनिक जो है सर्विस दे रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में, और उसको डेवलप करने में काम कर रहे हैं, और टेक्निक भी इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। दिस इज नॉट ओनली प्रोवाइड्स भूटान इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज, तो इससे तो एक तो भूटान को घरेलू यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, बट साथ में रेवेन्यू भी मिलता है, क्योंकि जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
इंडिया ने वहां पे 3 अभी तक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं भूटान में। और अभी भूटान का एक मांगदेक्षु रिवर पर एक पावर प्लांट बनाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का और भूटान के बीच में। तो ये देखो आप काफी हाइड्रो पावर को लेकर के कितना इनरीच रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में है। और जो ये हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है वो 2006 में ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर एंड प्रोटोकॉल एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, उसके तहत ये संचालित किया जाता है, जिसके बाद से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है एग्जिस्ट करने लगे और विन विन अरेंजमेंट पे दोनों देशों में ये प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। अंडर ए प्रोटोकॉल टू दिस एग्रीमेंट, इंडिया हैज एग्रीड टू असिस्ट भूटान इन द डेवलपमेंट ऑफ मिनिमम 10,000 megawatt of hydropower and import the surplus electricity from same by year 2020। 2021 तक यहाँ पे होना चाहिए आई थिंक। 2021 तक 10,000 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर है दोनों देशों के भारत और भूटान के बीच में जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर इंडिया डेवलप करेगा वहां पे, और जो इंपोर्ट जो वहां पे सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी वो इंपोर्ट कर दी जाएगी इंडिया को। साथ ही एक जो है जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाए जाएंगे जो यहाँ पे इंडिया और भूटान के बीच में जो फ्लड फ्लड मैनेजमेंट है उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसका उसको समाधान प्रस्तुत करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफी अच्छा एक तरीके से रिलेशनशिप बना हुआ है। सेक्रेटरी लेवल मैकेनिज्म वहां पे बनाया गया है जो बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर्स को डील करेंगे। ठीक है, और साथ ही एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी बनाई गई है बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ द भूटान। जो हमारे देश जो 4 कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर्स लगते हैं भूटान के साथ, उनमें और जो रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान है उसके बीच में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी कराई गई है, जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बनाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एजुकेशनल और कल्चरल कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में काफी इनहेंस्ड है। जैसे कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज गोइंग भूटान स्टूडेंट्स स्टडी इन इंडिया, भारत में पढ़ते हैं बहुत सा बड़ी मात्रा में जो कॉलेज गोइंग भूटानी स्टूडेंट्स हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नंबर ऑफ स्कॉलरशिप टू द भूटानी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने शुरू में बात किया था वांगचुक नेहरू स्कॉलरशिप। ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है भूटानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट को द्वारा दिया जाता है ताकि जो वहाँ के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को इनहेंस किया जा सके, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनेगा इंडिया को लेकर के, तो वहाँ पे भूटान में इंडिया को लेकर के कोई इस तरीके का विवाद नहीं खड़ा होगा। इसी तरीके से जो है जो सामान्य रूप से हमेशा जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं दोनों देशों के बीच में वो होते रहते हैं, क्योंकि जो कल्चरल लेवल पे अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म इंडिया से ही भूटान में फैला था और बुद्धिज्म एक बहुत बड़ा बॉन्ड क्रिएट करता है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पे भूटान का एक रिलीजन है और जो सबसे डोमिनेटिंग रिलीजन है और इंडिया से ही बुद्धिज्म की ओरिजिन होती है। दोनों देशों के बीच में एक कल्चरल जो एफिनिटी है वो काफी स्ट्रांग है। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया भूटान फाउंडेशन जो 2003 में स्थापित किया गया था इंडिया भूटान फाउंडेशन, उसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है लोगों से लोगों के बीच में जो एक्सचेंजेस हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं सांस्कृतिक क्षेत्रों में, उसको इम्प्रूव किया जाए। इंडिया भूटान फाउंडेशन जो 2003 में बनाया गया था उसका एक उद्देश्य यह भी है कि दो लोगों और पीपल टू पीपल जो एक्सचेंजेस हैं कल्चरल फील्ड में उसको इनहेंस किया जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भारत की कम्युनिटी है ना 60,000 ऑफ द इंडियन नेशनल्स आर लिविंग इन द भूटान, वहाँ पे वो काम करते हैं, जैसे कि हमने बात किया था शुरू में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन में वो काम करते हैं, रोड इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो लोग वहीं पे रहते हैं 60,000 जो लोग हैं। इसके साथ ही 8,000 से 10,000 लोग जो है डेली वर्कर्स जो होते हैं जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो भूटान में जाते हैं और भूटान से वापस आते हैं काम करके। ठीक है, जो बॉर्डर टाउन्स हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां से जाते हैं भूटान में और काम करके इंडिया वापस आते हैं। अब देखो आप वहां पे जो भूटान और इंडिया का बॉर्डर है ना वो पोरस बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है। ठीक है, और वहां पे आवाजाही बिल्कुल ही चलती रहती है सुगमता से, क्योंकि वो जो वीजा नहीं लगता है भूटान में जाने के लिए,
तो ये काफी फ्री फ्लो बना हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल टू पीपल। अगर मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो जो सार्क है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया रीजन का, द रीजनल कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे इकोनॉमिक सोशल कल्चरल जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें दोनों देश भारत और भूटान एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन कर रहे हैं। और दोनों देश जो है बीविन जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के अंतर्गत ही बनाया गया है। वहाँ पे दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप काफी इनहेंस्ड तरीके से डिफाइंड हो रही है। और बिविन जो है एक सब रीजनल कॉन्सेप्ट है। जब भूटान पाकिस्तान की वजह से जो है सार्क जब सफल नहीं हो रहा था, तो ये माना गया कि हम जो है अब सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जिन देशों के बीच में कोऑपरेशन की संभावना है उन देशों को एक साथ लेकर के आते हैं और फिर जो है ये शुरू करते हैं, मतलब कोऑपरेशन शुरू करते हैं। क्योंकि सार्क तो एक तरीके से पाकिस्तान की वजह से जो है वो एक तरीके से रुक सा गया है, मतलब बहुत स्लो हो गया है, उसकी मीटिंग्स भी काफी कम होती है और उसमें जो है कम होती जा रही है, और इंटरेस्ट भी जो है रीजनल जो कंट्रीज है वो उनका नहीं आ पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ रिलेशनशिप को उस तरीके से इंप्रूव भी नहीं करना चाहता है, और इंडिया ने टेररिज्म को समाप्त करने के लिए बोला है कि जब तक पाकिस्तान जो है टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं करता है तब तक बातचीत इस तरीके से नहीं हो सकती है। तो इंडिया भी जो है पाकिस्तान को लेकर के इस सार्क में काफी एक तरीके से एग्रेसिव है। तो इस वजह से सार्क की जगह जो है इस तरीके के रीजनल सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व में आने लगे। इसी तरीके से बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, यहाँ पे भी सिक्किम के साथ इंडिया का जो है मल्टीलेटरल पार्टनरशिप डेवलप हो रहा है। ठीक है, और भूटान क्योंकि चाइना के साथ है, तो अब हम अगली क्लास में बाकी जो भूटान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट तो नहीं कहेंगे, जो बॉर्डर पे जो दिक्कत है चाइना के साथ और इंडिया का, उसमें क्या इंटरफेयर रहा है, उसमें बाकी दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में और भी क्या कोऑपरेशन और उन सब पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम इंडिया और भूटान रिलेशनशिप पार्ट 2 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।